नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को कर रही है आश्वस्त। सरकार अपने वादों को कर रही है पूरा। विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प है। यूपी देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका का निर्वहन करेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। उनके इस बयान में उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में जो है अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने में यूपी ग्रोथ के तौर पर जो है सम्मिलित है। तो ये बड़ा बयान उनका सामने आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। अपराध और अपराधियों के लिए किसी भी तरीके के अपराधी और अपराध को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो बड़ा बयान सामने आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। ग्रोथ इंजन के तौर पे उत्तर प्रदेश देश के काम कर रहा है। लोक भवन में विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन राशि देने और निवेश के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट के वितरण को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 32 औद्योगिक इकाइयों को 1300 करोड़ से भी ज्यादा की प्रोत्साहन राशि का संवितरण कार्यक्रम और 4500 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश के लिए 10 औद्योगिक इकाइयों को सीएम योगी ने लेटर ऑफ कंफर्ट वितरित किए हैं। इसी के साथ ही 32 निवेश इकाइयों को कुल लगभग 1300 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन लाभ वितरित किए गए हैं। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में निवेश परियोजनाओं के प्रोत्साहन राशि वितरण और नए निवेश के लिए आज एलओसी जारी करने के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश शासन के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री अजीत पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री अनिल कुमार सागर जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश के हमारे वे सभी उद्यमीगण जिन्होंने अपना निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न करने के बाद आज इंसेंटिव यहां पर इस समारोह में प्राप्त कर रहे हैं और जो नए उद्यम लगाने के लिए आज यहां पर सरकार के एलओसी जारी करने के आशय पत्र को प्राप्त कर रहे हैं। उपस्थित सभी अन्य औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, उद्यमीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से
आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आज आपको 1333 करोड़ रुपए से अधिक के सरकार के कमिटमेंट के जो पॉलिसी के अंतर्गत सरकार का कमिटमेंट था उसके अनुसार ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। यह आयोजन केवल इंसेंटिव वितरण से संबंधित मात्र नहीं है, बल्कि शासन के प्रति, शासन के कमिटमेंट के प्रति आपका विश्वास और सुदृढ़ हो, इसके लिए हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह व्यक्ति जानता है कि यह समारोह है, इसमें इसकी धनराशि सीधे आपके अकाउंट में चली गई होगी, लेकिन उस कमिटमेंट का जो आपने यहां पर एक विश्वास आपके सामने आपको हमने आश्वस्त किया था कि नहीं, हम आपको भी और आपकी पूंजी को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वह निवेश मित्र सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर एमओयू मॉनिटरिंग की जो प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं या इंसेंटिव वितरण के प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं, यूपी इन्वेस्ट के माध्यम से जिस कार्य पद्धति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वह कितना आगे बढ़ा है, या आज यहां पर आपने हमारे कुछ उन सफलतम उद्यमियों के विचारों को सुन करके स्वयं भी महसूस किया होगा, राज्य भर ने इस बात को महसूस किया होगा और आपकी बात को हम तक पहुंचाने और इन सभी उद्यमियों की आवाज को प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो हमारी मीडिया के प्रतिनिधिगण हैं, इन्होंने भी सुना है। और खास तौर पर इस अवसर पर मैं श्री जेबी पार्क अध्यक्ष दक्षिण एशिया सैमसंग, श्री राघवपत सिंघानिया जेके सीमेंट, श्री संदीप घोष बिरला कॉरपोरेशन, श्री सीपी अग्रवाल जी अध्यक्ष गायलैंड इस्पात, श्री पवन दावर सीएफओ एंड चेयरमैन एचसीएल ग्रुप, श्री सेनो अग्रवाल एमडी अशोक लीलैंड और श्री विक्रम पोदार एमडी एंड सीओ कैनपेक इंडिया के माध्यम से जो विचार आपको सुनने को प्राप्त हुआ होगा, वह आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का ये लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना, इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के हम मशीनरी का दुरुपयोग करें, अराजकता फैलाएं, गुंडागिरी करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें,
किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, महिला सुरक्षा की स्थिति या फिर झूठे आश्वासन देकर के, यही सब होता था। और यही कारण था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने और खासतौर पर युवाओं के सामने पहचान का संकट था। देश के अंदर जाते थे, कहीं दुनिया के अंदर जाते थे, लोग उसे बड़ी हे भरी निगाहों से देखते थे। एक पहचान का संकट खड़ा हुआ था, डेवलपमेंट नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर था और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या था। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो पूंजी कहां से सुरक्षित होगी। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, दंगे होते थे, पर्व और त्योहार जब किसी व्यापारी और किसी उद्यमी के लिए एक सीजन माना जाता है, उस समय जब दंगे शुरू हो जाएंगे तो फिर जब सीजन गया तो ऑफ सीजन में क्या उस व्यक्ति के लिए अवसर दिखता। लेकिन आज हम कह सकते हैं लगभग 7.5 वर्ष हमारी सरकार को प्रदेश की सेवा करते हुए हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों का आपने देखा होगा कि हम लोग 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज इस समय प्रदेश के अंदर लागू कर रहे हैं और जो इंसेंटिव भी वितरित हुए हैं, बनाने के पहले स्टेक होल्डर्स के कमिटमेंट भी हम लोगों ने लिए। भाई आप बताइए, अपना सुझाव दीजिए, आपके सजेशन क्या हैं, और उसमें जो भी संशोधन शासन के दायरे में रहकर के हो सकते थे उसको बनाने के प्रयास हुए और फिर उसी दायरे में निवेश भी हुआ और निवेश के इंसेंटिव वितरण के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें समय समय पे कदम भी उठाने पड़े। आज मैं कह सकता हूं कि हमने लगभग 125 सीएम फेलोज भी प्रदेश भर में तैनात किए हैं जो औद्योगिक विकास विभाग के साथ, इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर के उद्यमियों की समस्या का समाधान करवाने में योगदान दे रहे हैं। और इन्वेस्ट यूपी अपने सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर उद्यमी की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव का कार्यालय स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा है। हमने पहले दिन ही इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है और इसी का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा। तो मेरे पास आए थे 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले फरवरी में ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग करवाया है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुए थे
उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है और जिनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है उन्हीं के इंसेंटिव भी वितरित हो रहे हैं। जिनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है वह इंसेंटिव वितरण के और जो भी कार्यक्रम है सब ऑनलाइन है। आप हमारी साइट पे जाकर के देख सकते हैं, उद्यमी से बात कर सकते हैं, उनके यहां जिनको ये इंसेंटिव मिल रहा है वहां भी देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, लेकिन साथ साथ आपकी भी सहजता सरलता हो। लेकिन जो लोग इस पे हमेशा कोई ना कोई कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे देखें कि उनसे संभव नहीं था, हमने संभव करके दिखाया है और वह जो असंभव था उस असंभव को संभव करने के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश भारत का इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है, तो उसका रिजल्ट भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी जितने भी यहां पर हमारे इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट है उसको धरती पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी स्तर पर नहीं होगा और सारी बैरियर हम लोग तोड़ेंगे इसके लिए। ये हमने पहले दिन से कहा है। उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का बैरियर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास का उस मॉडल को जिन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है जब हम लोगों ने यहां पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो हमारे सहयोगी मुझे इस बात के लिए कहे कि इसके लिए हमें हर वर्ष 15 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी करनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हिमाचल प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन का इजहार किया है। श्रीमान राहुल गांधी कहा करते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, फटाफट जो है दिवाला जरूर पिट गया। इतना निश्चित है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कल सबके सामने आया है कि 9 जो हमारे देश के पहाड़ी राज्य हैं, उन 9 पहाड़ी राज्यों में सबसे अधिक आर्थिक बदहाली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश है और कर्ज में इस समय दूसरे पर कैपिटा डेट में, प्रति व्यक्ति कर्ज में हिमाचल प्रदेश इस समय देश का दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज वाला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 87,000 करोड़ रुपयों का कर्ज है और अगले वित्त वर्ष से पहले ही यह कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ की सीमा को पार कर जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपयों का है और उसमें सिर्फ वेतन, पेंशन और पुराना कर्ज चुकाने में प्रतिवर्ष 42,079 करोड़ रुपए चले जा रहे हैं। और आपको याद होगा, इसी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करके चुनाव जीता गया था। आज दिन तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों के लिए और जो राज्य चाहे उनके लिए यूपीएस स्कीम लागू कर दी है, लेकिन ये ओपीएस लागू करने का साहस किए बिना ही आज उनका दिवाला पिट चुका है।
यही दशा कर्नाटक में भी हुई है। कर्नाटक का भी वहां परिवहन कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में न जाने के कारण परिवहन के कर्मचारियों को हड़ताल तक करना पड़ा। और कर्नाटक में उन्होंने बीते दिनों दूध का भाव बढ़ाया, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया, यहां तक कि पानी का भाव बढ़ा दिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल कर्नाटक की सिद्धारमैया की सरकार ने प्रीमियम शराब का भाव नीचे कर दिया। आपको याद होगा फ्रांस की क्रांति के दौरान एंटोनियो ने कहा था कि अगर आपको ब्रेड नहीं मिलता तो आप केक खाइए। क्या कांग्रेस की सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि आप अगर महंगा पानी न पी पाए तो हम शराब सस्ती कर दे रहे हैं, शराब पिए? एक फ्रांस की एंटोनियो थी और एक कांग्रेस की सरकार है। अब उनकी कांग्रेस की सरकार की राजमाता का मैं नाम ले लूंगा, मूल वाला, तो कांग्रेस के तमाम नेता बहुत चिढ़ जाएंगे। उनकी ये दशा है। और ये लूट की सरकार जो है किस तरह की हरकतें करती है, आप सबने जो है कर्नाटक में देखा ही है कि सिद्धारमैया मुदा उनका पूरा परिवार मुदा के जमीन घोटाले के मामले में आरोपों के घेरे में है। अब जो है उस पर भी उनको शांति नहीं मिली। उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पहले से ही घोटालों के मामले में उनका जो है जांच से अभियोजन तक पहुंच गए हैं। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने किस तरह से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के नाम पर जमीन घोटाला किया है, ये सबके सामने है। हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक की सरकार में उनके मंत्री पुत्र प्रियांक खड़गे ने जिस तरह का जमीन घोटाला किया है, उस जमीन घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, और इस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में लोग कौन है, इसमें जो है उनकी अपनी पत्नी, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, उनके दामाद और गुलबर्गा के सांसद राधाकृष्ण जोड्डामणि, उनके बेटे और कर्नाटक सरकार मंत्री प्रियांक खड़गे और दूसरे बेटे राहुल खड़गे हैं। और जो लोगों के सामने मामला आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एरोस्पेस पार्क की जमीन को लेने के लिए 71 समूह प्रतीक्षा में थे, लेकिन सिंगल विंडो सिफारिश करके ये 5 एकड़ की का भूखंड मल्लिकार्जुन खड़गे को श्रीखंड समझ के परोस दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने, सिद्धारमैया ने अपना खुद घोटाला किया, तो कहा अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अगर एक घोटाले का लाभार्थी नहीं बनाया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये जमीन दे दी। कर्नाटक की सरकार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने कर्नाटक की सरकार को पत्र लिखकर सरकार के इस सोशल वेलफेयर। तो हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।